हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान के अंदर आपका चैप्टर है 6 जिसका नाम क्या है, जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम को समझने से पहले हम समझेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ रखा है सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव वे होते हैं जो गति कर सकते, श्वसन क्रिया कर सकते, जबकि निर्जीव जो होते वो श्वसन क्रिया और गति नहीं कर सकते। हमारे आसपास हम ऐसे बहुत सारे जीव देखते हैं जो सजीव होते हैं या फिर निर्जीव होते हैं। तो कुछ सजीव प्रक्रिया के अंदर वे प्रक्रिया जो स्वतः चलती रहती, स्वतः यानी कि निरंतर चलती रहती आंतरिक क्रियाओं के दौरान, उससे हम क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम। बच्चों आप देखते हो जैसे हम कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे, जैसे हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ क्रियाएं जो होती है वो आंतरिक रूप से स्वतः चलती रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम। जीवों में ये अनुरक्षण का कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते। जैसे आप देखते हो कि हम सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, फिर भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो क्रिया है वो स्वतः चलती रहती। जैसे पोषण क्रिया, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण, जैसे हमने कोई भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, आंतरिक क्रिया के दौरान इसका क्या होता है, पाचन क्रिया की जाती है। वो किसके द्वारा किया जाता है, पाचन तंत्र के द्वारा। जो भोजन हमने ग्रहण किया उसको भोजन ग्रहण करके उसको किसमें, रक्त में कन्वर्ट करके क्या किया जाता है, पूरे शरीर के अंदर उसका क्या किया जाता है, वहन किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। इसी प्रकार से हम गैसेस लेते, जैसे श्वसन क्रिया के दौरान भी ऑक्सीजन गैस लेते, उसका भी क्या होता है। इस तरह से ये सारी जो प्रक्रिया जो स्वतः चलती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम ये पादपों में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। तो इस अध्याय के अंदर हम मनुष्यों के अंदर और पादपों में किस प्रकार से पोषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया, वहन की क्रिया और उत्सर्जन की क्रिया होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण। ये पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशन। भोजन को ग्रहण करना, पाचित भोजन का अवशोषण करना व शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण करना क्या कहलाता है, पोषण। यानी कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है, और पाचन के दौरान उसका क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। जैसे कि नाम से डिफरेंट हो रहा है कि स्व मतलब क्या होता है, स्वयं पोषी यानी कि अपना भोजन जो स्वयं बनाते, ऐसे पादपों, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और ये स्वपोषी किसमें पाया जाता है, पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है ये प्लांट है, और ये प्लांट क्या करता है, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। और स्वपोषी का अच्छा उदाहरण है हरे पादप और नीलहरित शैवाल। परपोषी का मतलब जैसे कि नाम से परपोषी, पर का मतलब क्या होता है, दूसरों पर, यानी कि जो जीव दूसरों पर किसके लिए, भोजन के लिए, अपने पोषण पर निर्भर करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, परपोषी। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी। अब बच्चों जो परपोषी होते हैं उन्हें हम विषमपोषी भी कह सकते हैं। परपोषी 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राणी संपोषण, मृतप्तजीवी पोषण और परजीवी। प्राणी संपोषण ऐसे जीव होते जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का, यानी कि जो भोजन वो ग्रहण करते उनका वो क्या कर सकते, पाचन कर सकते, और साथ ही साथ क्या कर सकते, अवशोषण। अब देखिए प्राणी संपोषण के अंदर सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मनुष्य परपोषी है कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है, पादपों पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो प्राणी संपोषी का सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य। गाय, भैंस, बकरी ये क्या करते हैं, संपूर्ण भोजन को ग्रहण करते, और ग्रहण करने के बाद क्या करते, उसका पाचन, और पाचन के बाद उसका क्या करते, अवशोषण करते। मृतप्त जीवी पोषण, मृत का मतलब क्या होता है, मरे हुए जीवों का जो क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतप्त जीवी पोषण। सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतप्त जीवी पोषण। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है फफूंदी, कवक, ईस्ट। आपने इस तरह से देखा होगा मशरूम, ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों के दौरान क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते। परजीवी पैरासाइट्स जो क्या करते हैं, सजीवों के आंतरिक और बाह्य रूप से
उनके भोजन के लिए क्या करते हैं, पूरी तरह से उन पर पूरी तरह से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो जू जो होती है वो क्या होती है, बाह्य रूप से हमारे बालों पर क्या करती है, खून को चूसकर अपना भोजन ग्रहण करती है, तो वो किसका उदाहरण है, परजीवी। इसके अलावा आप देख सकते हो एक अमरबेल होती है। अमरबेल एक प्लांट होता है, प्लांट कैसे जड़ लटकी होती है तो वो क्या होती है, अमरबेल। अमरबेल भी क्या होती है, पूरी तरह से क्या होती है, निर्भर होती है। फिर होता है फीताकृमि। फीताकृमि क्या होता है बच्चों, ये हमारे शुद्रांत के अंदर क्या करता है, प्रवेश कर शुद्रांत के अंदर जो भी पोषण ग्रहण कर रहे हैं यानी कि जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके द्वारा क्या करता है, अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करता है, पोषण की क्रिया करता है। अब हम पढ़ेंगे स्वपोषी को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि स्वपोषी पोषण किस प्रकार से होता है। तो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था, स्वपोषी पोषण जो होता है वो किसमें पाया जाता है, हरे पादपों में। अब हरे पादप जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो हरे पादप जो अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, आइए समझते हैं। आप देख रहे हो जैसे ये क्या बनाया है मैंने, सूर्य, और यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक प्लांट। क्या होता है, वातावरण के अंदर प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2O ये क्या करते हैं, ये कच्चे पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि H2O यानी कि जो जल है वो क्या होता है, जड़ के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा। ये कच्चे पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में यानी कि सनलाइट के प्रेजेंट में कौन सी प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे एक समीकरण देखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O का क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विखंडन होता है, और विखंडन के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, 6 ऑक्सीजन बनते हैं और 6 क्या बनते हैं, H2O बनते हैं। ये समीकरण आपको याद रखना है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाए। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है। पत्ती का रंग हरा होता है, तो हरे होने का कारण क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और ये क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाए। सन से जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, क्लोरोफिल। प्रकाश ऊर्जा को आप जैसे पता है सन से हमें कौन सी ऊर्जा मिल रही है, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के अंदर। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में भी अपघटन होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर H2O था, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो जैसे 6 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ही कार्बन डाइऑक्साइड का किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको समझ में आई कि किस प्रकार से पादप क्या करते हैं, कच्चे पदार्थों को ग्रहण करें, वातावरण से कच्चे पदार्थों को ग्रहण करके सनलाइट के प्रेजेंट में यानी कि सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती। तो आप देखिए ये पत्ती का स्ट्रक्चर बना रखा है, इस पत्ती के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इन पत्तियों का क्या कार्य होता है, तो देखिए पत्तियों के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे आप जानते हो कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती तो वातावरण से वो कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती, ग्रहण करती। तो ग्रहण किसके द्वारा होता है, इन रंध्रों के द्वारा। इन यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म रंध्र होते हैं और यही रंध्र क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते, ग्रहण करते। और फिर हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल के अणु जब आपस में सम्मिलित होते हैं यानी कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है, वो ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के रूप में विघटित हो रहे थे। तो ऑक्सीजन को क्या करता है, वो वातावरण में विघटित करता है। पानी यानी कि जो H2O को बाहर निकालना, आप देखते हो जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान देखते हो कि जो पत्तियों पर जो नमी सी दिखाई देती है, ये पानी को भी क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान क्या करता है, जल को बाहर निकालता है। अब आप देखेंगे ये जो रंध्र होते हैं ये क्या होते हैं, दिन के समय क्या होते हैं, खुले होते हैं, जबकि रात्रि के समय क्या होता है, बंद होता है। जो हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ते हैं वो इसके द्वारा यानी कि रंध्रों के द्वारा होती। देखिए रंध्र के ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ओपन है ये, और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लोज है।
यहाँ पर ये हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरित लवक। और यहाँ पर ये दो जो है वो क्या है? द्वार कोशिका। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा होता है। छिद्रों का खुलना या बंद होना द्वार कोशिका का एक कार्य। ये द्वार कोशिका ये क्या करती? छिद्रों को बंद करने का और खोलने का कार्य करती। कोशिका द्वार कोशिका में जब जल अंदर आ जाता है, यानी कि जब इसके अंदर क्या होता है? जल प्रवेश कर जाता है, तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है और रंध्र क्या हो? रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। और इसी तरह जब क्या होता है? द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। आया समझ में कि किस प्रकार से इन रंध्रों का खुलना और बंद होने से क्या होती है? हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब अपन पढ़ेंगे विषमपोषी। विषमपोषी मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था। परपोषी क्या होता है? जो दूसरों पर निर्भर करते अपने पोषण के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण। जैसे हमने अलग अलग पढ़े थे परजीवी, जैसे जू है, पिताक्रमी है, लीची है, ये सारे किसके उदाहरण थे? हमारे विषमपोषी। फिर विषमपोषी के अंदर हमने मृतप्तजीवी पढ़े थे। मृतप्तजीवी जो सड़े गले पदार्थों से क्या करते? अपना भोजन ग्रहण करते। और एक और पढ़ा था प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? मनुष्य। विषमपोषी पोषण जीवों के पाचन तंत्र कैसे करता है? अब विषमपोषी जो जीव होते हैं, अभी हमने स्वपोषी पढ़ा था कि स्वपोषी कैसे प्लांट अपना भोजन बना रहा है। अब हम ये देखेंगे विषमपोषी जो जीव होते वो किस प्रकार से क्या होता है? इसके अंदर पाचन क्रिया होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखेंगे विषमपोषी का अमीबा। अमीबा कैसा होता है बच्चों? एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय क्यों कहा गया है? क्योंकि अमीबा वो जीव होता है जिसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है और वो एक ही कोशिका के दौरान क्या करते हैं? अपने सारे कार्य करता है। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा में कैसे क्या होता है? अमीबा के कोशिका सतह पर क्या पाए जाते हैं? उंगली प्रवृत्त की मदद से भोजन को क्या करता है? वो ग्रहण करता है। अमीबा जो होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? अपनी उंगली प्रवृत्त यानी कि अपने कुटपादों के द्वारा क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। और ये प्रवृत्त भोजन के कणों को घेर लेता है। जैसे ही वो उंगली प्रवृत्त क्या करता है? कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्त बनाता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का क्या होता है? विघटन होकर वो किसमें बदल देता है? सरल पदार्थों के अंदर बताता है। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर में बताती हूँ, ये हमारा क्या है? अमीबा के बीच में क्या पाया जाता है? केंद्र। अब ये जैसे ये कोई खाद्य कण है, यानी कि कोई भोजन का कण है। अब ये क्या करता है? यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? उसके कुटपाद। जैसे हम उंगली प्रवृत्त जैसे दिखाई दे रहा है, ये खाद्य कणों को क्या करेगा? ये उसको पूरी तरह से क्या कर लेगा? घेर लेगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है, अपने कुटपाद के द्वारा इस भोजन को क्या कर रहा है? पूरी तरह से क्या कर रहा है? घेर रहा है। घेरने के बाद क्या करता है? एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। और खाद्य रिक्तिका का निर्माण करके जो जटिल पदार्थ यानी कि जो भोजन का कण था उसे क्या करता है? सरल पदार्थ में विघटित करता है। वे कोशिक द्रव्य विस्तृत हो जाता है। पचा हुआ अपचय पदार्थ यानी कि इसको विघटित कर लेगा, भोजन को ग्रहण कर लेगा और पचा हुआ अपचय पदार्थों को कोशिका की सतह की ओर गति करता था, शरीर से क्या करता है? बाहर की ओर निष्कासित करता। तो हमने देखा कि विषमपोषी जो होते हैं यानी कि अमीबा किस प्रकार से भोजन को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर अपने कुटपादों की सहायता से, और कुटपाद की सहायता से वो क्या बना रहा है? फिर खाद्य रिक्तिका, और खाद्य रिक्तिका के दौरान अपने भोजन को ग्रहण करने के बाद जो अपचय भोजन यानी कि जो वेस्टेज भोजन है उसको किस प्रकार से अपने शरीर से बाहर निकलता है। उसके अलावा एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे पैरामीशियम ये चप्पलनुमा आकृति होता है, ये भी क्या करता है? ये भी विषमपोषी का उदाहरण है। ये भी कैसा? एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या होता है बच्चों? कुटपाद नहीं पाए जाते। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पक्षमाप। और ये पक्षमाप क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करने में और गति करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये पक्षमाप भी उसी तरह से भोजन के कण यानी कि खाद्य कण को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, यानी कि रिक्तिका बनाते हैं और अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से विषमपोषी के अंदर क्या होता है? पोषण क्रिया होती है। और हमने देखा था एक स्वपोषी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार से क्या होती है? पोषण क्रिया होती है। मनुष्य में पोषण जो होता है वो 5 प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को ग्रहण करना। फिर नेक्स्ट होता है पाचन यानी कि जो भोजन हमने ग्रहण किया उसका किस प्रकार से क्या होता है? पाचन होता है। और नेक्स्ट क्या होता है? उस पाचन जो पचित भोजन होता है उसका किस प्रकार से क्या होता है? अवशोषण। और फिर होता है स्वांगीकरण। और लास्ट में क्या होता है? बहिक्षेपण यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे किस प्रकार से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे सबसे पहले मुख से स्टार्ट हुआ, फिर मुख हुआ, कृषिका, आमाशय, अग्नाशय,
शुद्रांत, बृहदांत और गुदा। ये एक आहार नाल जो कि कहाँ से, मुख से गुदा तक, ये कम से कम कितने मीटर की होती है, 9 मीटर की होती है। आहार नाल जो होती है वो मुख से शुरू होती है और गुदा पर क्या हो जाता है, इसका अंत होता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे। पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल, जैसे मैंने आपको बता दिया, मुख से शुरू होती है और गुदा से समाप्त होती है। ग्रंथियाँ, हमारे शरीर के अंदर 5 ग्रंथियाँ पाई जाती है। जैसे मुख के अंदर लाला ग्रंथि पाई जाती है, आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि और यकृत के अंदर कौन सी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि और शुक्रांत के अंदर भी पाई जाती है। अब बच्चों क्या होता है कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन कैसा होता है, जटिल पदार्थ के रूप में होता है और हमारे शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उन रासायनिक पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। ये रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, उन जटिल पदार्थों का क्या करते हैं, विघटन करते हैं और विघटन करके क्या करते हैं, उन्हें सरल पदार्थों के रूप में रद्द करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। अब देखिए शुरुआत करते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने कोई पिज़्ज़ा खाया या फिर कोई भी कुछ भी खाया, बिस्किट खाया, पिज़्ज़ा खाया, रोटी खाई, तो ये क्या होता है, मुख में जाएगा और मुख में हम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं अच्छे से। चबाने के बाद हमारे मुख के अंदर क्या पाई जाती है, लाला ग्रंथि, लाला रस, लाला एंजाइम पाया जाता है। ये लाला रस क्या करता है, अच्छी तरह से उसके अंदर मिल जाता है और मिलने के बाद ये कहा जाता है कृषिका के अंदर। तो देखिए जैसे कि मुख में क्या क्या पाचन होता है, तो मुख में जैसे कि हम भोजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का, ये जटिल पदार्थ के रूप में होता है। चबाने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, लाला ग्रंथि के साथ यानी कि एंजाइम्स। हमारे मुख के अंदर एक एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, एमाइलेज। इस एमाइलेज को क्या करता है, उस जो भोजन को अच्छे से क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। तो स्टार्च यानी कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट है उसको एमाइलेज यानी कि सरल शर्करा या माल्टोज में परिवर्तित करता है। अब मुख में जो भोजन होता है वो पूरी तरह से पाचित नहीं हुआ, वो भोजन कैसा है, हमारा अर्ध पाचित भोजन है। अब देखिए मुख से होता हुआ वो भोजन कहाँ जा रहा है, कृषिका के अंदर। अब कृषिका के अंदर क्या होता है बच्चों, कृषिका के अंदर एक प्रक्रिया होती है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन का मतलब ये होता है कि क्या होता है, कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है, क्योंकि अंदर तो कोई पाइप लगी हुई नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर क्या होती है, क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है। इस क्रमाकुंचन के द्वारा क्या होता है, जो भोजन हमने निगला था यानी कि जो हमने चबा के निगला था ना, उस कृषिका के दौरान ये कहाँ जा रहा है, आमाशय में। कहाँ जा रहा है, आमाशय के अंदर। आपको दिखाई दे रहा है ये आमाशय जो होता है वो अंग्रेजी के जे आकार का होता है। आया समझ में, ये जे आकार का होता है और यहाँ पर जो कृषिका के द्वारा जो भोजन आया था वो कम से कम 2 या 3 घंटे तक रहता। अब अपन देखते हैं कि आमाशय के अंदर किस प्रकार से पाचन होता है। तो देखिए आमाशय के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। जैसे अभी देखा था हमने मुख के अंदर किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। कार्बोहाइड्रेट को चबाने से और क्या कहते हैं एमाइलेज एंजाइम के द्वारा क्या हुआ था, उसको माल्टोज में कन्वर्ट किया था। इसी प्रकार से जो आमाशय होता है इसमें किसका पाचन होता है, प्रोटीन का होता है। अब प्रोटीन पाचन होता है और इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, जठर ग्रंथि। अब ये जठर ग्रंथि 3 तरह के कार्य करती है। सबसे पहले जो भोजन हमारे ग्रहण किया था यानी कि जो कृषिका के माध्यम से कहाँ आया था, आमाशय के अंदर, उस प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन करता है। एंजाइम के बारे में मैंने बताया था, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करता है। फिर आमाशय के अंदर क्या होता है बच्चों, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, जो भोजन हमने कृषिका के माध्यम से आया था उसे किस में बदल देता है, अम्लीय में बदलने का कार्य करता है। अम्लीय में बदलने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। और भोजन को छोटे छोटे टुकड़े का तोड़ने का काम भी कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप देखते हो कभी कभी हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आमाशय के अंदर HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय हमें कौन सी एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर श्लेष्म में पाए जाते हैं। ये श्लेष्म में क्या करते हैं, आमाशय की भित्ति को HCl से बचाने का कार्य करते हैं। अब देखा आपने मुख से ग्रशिका से कहाँ आया था, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर 2-3 घंटे तक किया जाता है, उसे अच्छे से क्या किया जाता है, विलोया जाता है। आगे देखिए HCl विलोदित किया, फिर अब आता है हमारा भोजन कहाँ चला जाता है, शुद्रांत में चला जाता है यानी कि छोटी आंत के अंदर। ये भोजन आमाशय से होता हुआ कहाँ चला गया, छोटी आंत में गया। अब छोटी आंत के अंदर क्या होता है, भोजन का क्या होने लग जाता है, भोजन का जैसे पित्र के द्वारा अग्नाशय और आत्र रस पाया जाता है। पित्र के अंदर पित्राशय पाया जाता है। पित्राशय में आमाशय आने वाले भोजन को क्या कर देता है, क्षारी कर देता है। जैसे अभी अपन ने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो भोजन को क्या कर रहा था, अम्लीय बना रहा था। अब ये क्या करता है, पित्राशय क्या करता है,
है उसे क्या करता है, क्षारीय माध्यम में बदल देता है। वसा की छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ने का कार्य भी कौन करता है, पित्र करता है। फिर आता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय रक्त जो होता है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बच्चों यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन ये पूरी तरह से इसका पाचन नहीं हो पाता। ये कैसा होता है, अर्धपचित होता है, लेकिन पूरी तरह से इसका पाचन कहाँ पर होता है, अग्नाशय के अंदर। और वो कौन से एंजाइम के थ्रू, ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। वसा के पाचन भी इसी एंजाइम के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा तो प्रोटीन का पाचन होता है, और लाइपेज के द्वारा किसका होता है, वसा का। हम भोजन के दौरान बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम वसा वाली चीज़ें भी खाते हैं, प्रोटीन्स वाली भी चीज़ें खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं। तो अलग अलग क्या होता है, अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का क्या होता है, पाचन होता है। तो वसा का कहाँ होता है, शुद्रांत के अंदर। और प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है, शुद्रांत के अंदर। और उससे पहले अर्धपचित कहाँ होता है, आमाशय के अंदर। अब होता है आत्ररस। आत्ररस क्या होता है, आत्ररस में उपस्थित एंजाइम अंत में क्या करते हैं, आत्ररस में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को किसमें, अमीनो एसिड में बदल देते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज में। और वसा को किसमें, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपने देखा कि पूरा जो हमारा भोजन का जो पाचन प्रक्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, शुद्रांत के अंदर। अब देखिए शुद्रांत की अभी जैसे मैं बताया था आपको, मैं स्ट्रक्चर में बताती हूँ कि ये देखिए ये हमारा क्या है, छोटी आंत, जिसे हम क्या कहते हैं, शुद्रांत भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में कितनी 7 मीटर लंबी होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, उंगली प्रवद क्या पाए जाते हैं, उंगली प्रवद पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम। ये दीर्घरोम क्या करते हैं, हमारे भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। भोजन को अवशोषित करते हैं, कौन करते हैं, दीर्घरोम। आपको नजर आ रहा है, ये देखो ये उंगली प्रवद दीर्घरोम दिखाई दे रहे हैं। ये दीर्घरोम क्या करते हैं, उस भोजन का पूरी तरह से क्या करते हैं, अवशोषण करते। तो आपने देखा शुद्रांत के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे वृदांत। वृदांत यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है बच्चों, यहाँ तक तो हमारा पूरा पाचन हो गया। अब बड़ी आंत में क्या होता है, जो वाटर होता है यानी कि जो जल होता है उसका अवशोषण किया जाता है। फिर ये अवशोषण होने के बाद वो कहाँ चला जाता है, गुदा के अंदर। गुदा में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का गुदा के द्वारा निष्कासित किया जाता है। इस प्रकार से खनिज पदार्थों का, पानी का, इन सब का कहाँ होता है, वृदांत के अंदर यानी कि बड़ी आंत के अंदर अवशोषण होता है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, गुदा के द्वारा यानी कि मल द्वार के द्वारा उसे क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो देखिए अभी हम स्ट्रक्चर में और देखेंगे एक बार कि किस प्रकार से मुख के द्वारा हमने भोजन ग्रहण किया। मुख के अंदर लाला ग्रंथि थी, उस लाला ग्रंथि ने अच्छे से भोजन को चबाया और फिर वो कहाँ गया, ग्रशिका में। और ग्रशिका से होता हुआ कहाँ गया, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर 2-3 घंटे रहा, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स थे। फिर हमने देखा अग्नाशय के अंदर, फिर हमने देखा ये आमाशय से होता हुआ कहाँ गया था, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत यानी कि शुद्रांत के अंदर, और छोटी आंत से होता हुआ कहाँ चला गया था, बड़ी आंत, वृदांत के अंदर। और वृदांत से होता हुआ कहाँ चला गया, गुदा। और गुदा के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ था वो हमारा क्या हुआ, मल के रूप में बाहर त्यागा गया। तो देखा किस प्रकार से मनुष्य के अंदर पाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। अब देखिए पाचन प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो हमने जटिल कार्बोहाइड्रेट, हम जो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाचन के दौरान ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हमने प्रोटीन लिया है वो प्रोटीन क्या होता है, पाचन के दौरान अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो वसा होते हैं, ये वसा क्या होता है, वसी अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और ये तीनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज क्या होता है, कोशिका का विखंडन करते। ग्लूकोज का क्या होता है, कोशिका के अंदर विखंडन होता है, और विखंडन के द्वारा क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार से क्या हो रहा है, पूरी पाचन की प्रक्रिया हो रही, और पाचन की प्रक्रिया के संपन्न होने पर हमें क्या प्राप्त हो रही, ऊर्जा प्राप्त हो रही। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ें कि श्वसन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, उत्सर्जन कैसे होता है, और हृदय के बारे में, हृदय में परिसंचरण तंत्र किस तरह से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।